बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस के अंदर अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस की, जिसमें हमारे पास जो हैं ये काफ़ी हम लोगों ने कीज़ के ऊपर बात की है। हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर जो हैं रोज़, फील्ड और ये टेबल्स वगैरह, ये रिलेशंस, ये सारी की सारी डिफरेंस देखा हम लोगों ने DBMS के अंदर और RDBMS के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो कंसिडर करते हुए इसको की थी। अब जो बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग अपने जो डेटा है उसको नॉर्मलाइज कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब डेटा नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? ये बेसिकली टूल है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं जी, वैलिडेट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने लॉजिकल डिज़ाइन को। लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है बच्चों? लॉजिकल डिज़ाइन आप लोगों को याद होगा कि आप लोग या डायग्राम बनाते थे, या आप लोग इसको जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग बेसिकली या डायग्राम की मदद से जाहिर करते थे। तो वो एक आपका लॉजिकल डिज़ाइन होता था, जिसको आप लोग नॉर्मलाइजेशन की मदद से आप लोग उसको क्या करते हैं, फिर आप लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, ताकि वो कंस्ट्रेंट्स जो है वो फॉलो करे, ताकि हम लोग इसको इस नॉर्मलाइजेशन का जो बुनियादी तौर पे मकसद होता है वो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को रिमूव करना होता है, या अनोमलीज को जो है उससे अवॉइड करना होता है, जो बुनियादी तौर पे मकसद होता है बच्चों। अब इसमें डुप्लीकेशन मैंने जैसे आपको बताया था कि दो किस्म की होती है। एक तो आपके पास प्लान डुप्लीकेशन है, दूसरी आपके पास जो है वो अनप्लान डुप्लीकेशन है। ठीक है जी। तो हम उसी पे अभी डिस्कस करते हैं। दो किस्म की जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें, डुप्लीकेशन एक प्लान्ड होती है और एक हमारे पास अनप्लान्ड होती है। अच्छा, इसमें द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग रिलेशंस विद अनोमलीज टू प्रोड्यूस स्मॉलर वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस। ठीक है जी। ये बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ज़रा इन बातों को समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज आपको पता ही है कि हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं रिलेशंस को। रिलेशन से मुराद यहाँ पे वो टेबल्स हैं जो कि सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हुए रिलेशन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि वो हमारे पास रिलेशंस, उनको हम लोग डिकम्पोज करते हैं ताकि उनके अंदर अनोमलीज को हम लोग कम से कम कर सकें, और उसको हम लोग वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर सकें। बुनियादी मकसद ये होता है कि हम लोग उसको रिलेशंस को डिकम्पोज करें, ऐसे रिलेशंस जो कि अनोमलीज हैं जिनके अंदर। ठीक है। और उन रिलेशंस को, यानी अनोमलीज वाले रिलेशंस को हम लोग डिकम्पोज करते हैं ताकि छोटे और वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन बन सके। यहाँ पे एक कीवर्ड है वेल स्ट्रक्चर्ड, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास वेल स्ट्रक्चर क्या है? ए रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमल डेटा रिडंडेंसी एंड अलाउ। अच्छा, मिनिमल डेटा रिडंडेंसी से यहाँ पे क्या मुराद है कि यहाँ पे बेसिकली अनप्लैंड की बात हो रही है। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि हम कम से कम डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे कह रहे हैं, तो वो कौन सी है? अनप्लैंड। यानी कि जो हम, हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम ये कुछ इस तरह का रिडंडेंट डाटा हम लोग लेके आए, लेकिन यहाँ से हम लोग उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी कम से कम उसको करना चाह रहे हैं। ए रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमल डाटा रिडंडेंसी। ठीक है जी। वो रिलेशन, यानी वेल स्ट्रक्चर रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड अलाउज, और अलाउ करे यूजर्स टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये तीन ऑपरेशन जो हैं ये परफॉर्म कर सके विदाउट काजिंग डेटा इनकन्सिस्टेंसी। बच्चों ये बहुत बहुत ही की कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े गौर से समझना है आप लोगों ने। ठीक है जी। यानी कि कहता है कि जो रिलेशन है, वेल स्ट्रक्चर रिलेशन कौन सा होता है? जिसमें एक तो अनप्लैंड रिडंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसा रिलेशन वेल स्ट्रक्चर रिलेशन कहलाएगा कि जिससे अगर हम कोई नई वैल्यू इंसर्ट करें या कोई पुरानी डिलीट करें, या फिर एग्जिस्टिंग कोई हमारे पास कोई इंस्टेंस की कोई चीज़ को हम लोग उसको अपडेट कर रहे हो, रिकॉर्ड को। ठीक है जी। तो इस काम करने की वजह से, यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट करने की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी वहां पे ना आए, यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो। कहने से मुराद ये है, मैंने इनकंसिस्टेंसी की बात आपके सामने की थी लास्ट टाइम, कि जब हमारे पास एक सेम रिकॉर्ड का डाटा मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ पड़ा हो,
जबकि रिकॉर्ड तो सेम उसका है, इंस्टेंस का है, तो लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पड़ी हों, तो ये हमारे पास जो है ये इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। कब हो सकती है? मिसाल के तौर पे डेटा रिडंडेंसी हुई हुई है, दो जगहों के ऊपर हमारे पास जो है अनप्लान्ड डुप्लीकेशन है डेटा की, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, अपडेट करते हैं, हम एड्रेस अपडेट करते हैं, जबकि दूसरी जगह पे उसको अपडेट नहीं करते। तो सेम इंस्टेंस यानी कि सेम एंटिटी का एड्रेस जो है वो डिफरेंट हो चुका है, यानी कि दो जगहों के ऊपर रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, एक जगह पे डिफरेंट एड्रेस है, एक जगह पे दूसरी जगह पे डिफरेंट एड्रेस। तो दिस इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। दूसरा गोल इज टू अवॉइड अनोमलीज। तो इन अनोमलीज से हम लोग बचना चाहते हैं। हमारा जो बुनियादी तौर पे मकसद होता है वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन हम लोग उसको कहते हैं, जिसमें हम लोग अनोमलीज से बच सकें। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास अनोमली वही जो है तीन आ सकती हैं कि इंसर्ट करने से अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है तो वो इंसर्शन अनोमली है, डिलीट करने से अगर कोई रिकॉर्ड को अनोमली आती है तो उसको हम डिलीशन अनोमली कहते हैं, और ऐसी अनोमली जो कि अपडेट कोई रिकॉर्ड अपडेट करने से कोई अकर हो तो उसको बच्चों हम लोग अपडेशन अनोमली कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले हम लोग बात करते हैं इंसर्शन अनोमली। तो एडिंग न्यू रोज फोर्सेस यूजर टू क्रिएट डुप्लीकेट डाटा, यानी ऐसा हम लोग कोई रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं कि जिसको एंटर करने से हमें एक और जो है उसकी किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की हमें साथ डुप्लीकेशन करनी पड़ी है। इसको आगे मैं एग्जांपल के साथ आपको रखता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी बात की ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि आप लोगों ने कोई नई रो ऐड करनी है और उसकी वजह से उस नई रो को ऐड करने की वजह से एक डुप्लीकेशन हो रही है डेटा की, तो दिस इज इंसर्शन अनोमली। ठीक है जी। इसके बाद डिलीशन अनोमली है। डिलीटिंग रो मे कॉज ए लॉस ऑफ डाटा, यानी कि आप कुछ एक पर्टिकुलर डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको डिलीट करने की वजह से एक और डाटा जो है आपके पास, एक और रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है जिसको आप इंटेंशन नहीं रखते थे कि आप उसको डिलीट करें, लेकिन वो भी डिलीट हो रहा है। तो दिस इज डिलीशन अनोमली। ठीक है जी। देन हमारे पास आ जाती है मॉडिफिकेशन अनोमली, जिसमें हमारे पास जो है वो मॉडिफिकेशन अनोमली के अंदर हमारे पास आ जाती है जी, हम लोग किसी एक चीज़ के अंदर जो है वो चेंज करते हैं, जबकि अदर रोज के अंदर जो है वो उसकी डुप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है जी। चेंजिंग डाटा इन ए रो फोर्सेस चेंजेस टू अदर रोज बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन, यानी हम इंटेंशन नहीं है हमारी कि हम उसको चेंज करना चाहें, लेकिन ड्यू टू डुप्लीकेशन वो उसमें भी जाके डेटा चेंज हो रहा होता है। अब ये इसको इंशाल्लाह भी मजीद एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। जनरल रूल ऑफ थंब है जी कि ए टेबल शुड नॉट प्रिटेंड टू मोर देन वन एंटिटी टाइप। एक टेबल के अंदर कोशिश करें कि दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज ना करें। मतलब आप एक ही टेबल के अंदर कस्टमर का डाटा भी रख रहे हैं, एक ही टेबल के अंदर आप लोग जो है वो प्रोडक्ट का डाटा भी रख रहे हैं एक ही टेबल के अंदर, तो इसका मतलब है आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स को, दो एंटिटीज़ को यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, और ये इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका अननॉर्मलाइज्ड, ठीक है, डेटा होगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों के, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या रखा गया है जी, एम्प्लॉय टू है, जिसमें एक एम्प्लॉय आईडी है और एक हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोर्स टाइटल है, उसके बाद हमारे पास ये नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, कोर्स टाइटल, और यहाँ पे डेट कंप्लीटेड आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये रिकॉर्ड मिसिंग है। ठीक है, यहाँ ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आप लोग कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास ये लाइन थी ये बेसिकली इस जगह पे मौजूद थी। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे एक कंपोजिट प्राइमरी की बनी हुई है एम्प्लॉय एंड कोर्स टाइटल से मिला के। ठीक है जी। और आगे फिर हमारे पास डेट कंप्लीटेड है, और ये एक टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त दो जो हैं कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, कोर्स और एक हमारे पास एम्प्लॉय। ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि क्या ये रिलेशन है? ठीक है, यस ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि रोज यूनिक हैं और नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अच्छा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक तो बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि जैसे यहाँ पे नेम है तो मार्गरेट सिम्पसन, ठीक है, ये दो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं तो शायद ये मल्टी वैल्यूड है। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है जैसे एक स्टूडेंट है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। ठीक है जी, वो मिसाल के तौर पे दो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं,
तो इससे मुराद मतलब आप लोगों ने दो एंटर कर दिए हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो दिस इज मल्टी वैल्यूड। ठीक है, यहाँ पे दो आप लोगों ने क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टी वैल्यूड है। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि रिलेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि होल्ड करनी चाहिए। वो क्या है कि आपकी रोज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके मल्टी वैल्यूड जो है एट्रीब्यूट्स वो नहीं होने चाहिए और वो इस जगह पे मौजूद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाट्स द प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्राइमरी की है वो हमारी है जी एम्प्लॉय आईडी है, और हमारे पास कोर्स टाइटल को मिला के बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट प्राइमरी की है। तो इन दोनों को मिला के जो है हमारे पास एक जो है वो की बनी है। अनोमलीज क्या आ सकती हैं बच्चों? अब यहाँ पे एक ये जरा अनोमलीज का जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपको समझ आएगी बात की एग्जाम्पल के साथ। कांट एंटर ए न्यू एम्प्लॉय विदाउट हैविंग द एम्प्लॉय टेक ए क्लास। यानी मसलन यहाँ पे जरा आए, अगर आपने एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है, मसलन 150 है, यहाँ पे 160 आप ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे 160 ऐड करना चाह रहे हैं। मसलन वो यहाँ पे उमर है जी, उमर UMER उमर है। ठीक है जी, उमर है, उसका डिपार्टमेंट नेम लेट सपोज SC है। ठीक है जी, आप इसका रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं और उसकी चलें सैलरी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 40K। ठीक है जी, 40,000 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सैलरी। अब यहाँ पे आप तब तक इस रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते जब तक आप उसका कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड ना लिखें। तब तक तो आप इसको एंटर कर ही नहीं सकते। दिस इज इंसर्शन अनोमली, कि यहाँ पे आपको आपको फोर्स किया जा रहा है कि वो भी डेटा एंटर करें जो कि आपकी इंटेंशन नहीं है एंटर करने की। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंसर्शन अनोमली है। फिर हमारे पास दूसरी अनोमली आती है डिलीशन। इफ वी रिमूव को एम्प्लॉय 140, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एम्प्लॉय 140 है, वो कौन सा है जी? हमारे पास ये एलन बीटन है यहाँ पे। ठीक है जी, जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से है, जिसकी सैलरी 52,000 है और टैक्स अकाउंटिंग कोर्स है, और यहाँ पे इसका जो है वो डेट कंप्लीटेड लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग सिर्फ इस एम्प्लॉय को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास अनोमली क्या आ रही है कि जैसे ही आप इस रिकॉर्ड को 140 को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे ये कोर्स का जो डेटा है ये भी डिलीट हो जाएगा, जो कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। इसको तो आप डिलीट ही नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है जी। तो टैक्स अकाउंटिंग क्लास भी जो वो भी इंफॉर्मेशन हमसे लूज हम कर जाएंगे। मॉडिफिकेशन नॉर्मली क्या हो सकती है कि हम गिविंग ए सैलरी इंक्रीज टू एम्प्लॉय 100 फोर्सेस अस टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय है 100 जिसकी इस वक्त सैलरी है 48,000। तो अगर हम इसको अपडेट करते हैं, यहाँ पे देखें एक रिकॉर्ड 1 है, यहाँ पे 100 का रिकॉर्ड 2 है यहाँ पे। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ, लेट सपोज मैं इसको 60,000 कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको एक जगह पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हमें इस डुप्लीकेशन की वजह से हमें हर जगह पे इसको अपडेट करना पड़ेगा। दिस इज मॉडिफिकेशन अनोमली। ठीक है जी। तो आई होप ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ चुकी हैं, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और मॉडिफिकेशन अनोमली। व्हाई डू दिस अनोमलीज एग्जिस्ट? बिकॉज वजह क्या है, देर आर टू थीम्स। ठीक है, दो एंटिटी टाइप्स को आप लोगों ने मर्ज किया हुआ है एक रिलेशन के अंदर, और वो आप लोगों ने क्या किया हुआ है, वो आप लोगों ने कोर्स का किया हुआ है और दूसरा आपका है एम्प्लॉय। जब आपने इन दोनों को मिला के रखा हुआ है, तो फिर हमारे पास इस तरह की नॉर्मलीज आएंगी। दिस रिजल्ट्स इन डेटा डुप्लीकेशन एंड एन अननेसेसरी डिपेंडेंसी बिटवीन द एंटिटीज। एक बगैर ज़रूरी इनके दरमियान जो है एक डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है इस वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनोमलीज का टॉपिक जो है ये समझ आई होगी। आगे चलते हैं जी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड कीज। तो बच्चों इससे पहले हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि जब एक चीज़, एक हमारे पास जो की है वो दूसरी को आइडेंटिफाई कर रही होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है उसके तमाम एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट हैं उस की के ऊपर। मसलन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर हमारे पास उसका रोल नंबर है, या फिर उसको हम चलें NIC कह लेते हैं, NIC नंबर है। ठीक है, NIC नंबर है, देन आपके पास उसका नेम आ जाता है, उसका मिसाल के तौर पे हम लोग एज कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह लेते हैं कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है।
तो बच्चों जब आपने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे एक रिलेशन बनाया और इसको आपने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज प्राइमरी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइमरी की मदद से आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई मसलन आप लोग अगर देखें, आप लोग कोई भी जब प्राइमरी की वैल्यू एंटर करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो जीरो रिकॉर्ड आएगा या फिर कोई एक रिकॉर्ड आएगा, जीरो और वन। देयर विल बी नॉट एनी केस दैट you enter a primary key value and you get multiple records. Then that primary key should cause a integrity problem to your relations as well। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है हमेशा कि अगर आप लोगों की प्राइमरी की एंटर करने से आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स ये वहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो आपकी प्राइमरी की आप लोगों ने बिल्कुल गलत रखी है। हमेशा ये होता है कि ज़ीरो या फिर वन रिकॉर्ड आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों ने एनआईसी का जो है वो उसको आप लोगों ने प्राइमरी की रखा, तो ये जितने भी बाकी की सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये बच्चों फंक्शनली डिपेंडेंट हैं एनआईसी के ऊपर। आई होप आपको बात ये समझ आ गई है। फंक्शनली डिपेंडेंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था, द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट द डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसको आप डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। ठीक है जी, यानी अगर आप एनआईसी की आपके पास को वैल्यू मौजूद है, तो आपके पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आ जाएगी बकिया की, जिससे आप डिटरमाइन कर लेंगे उसको। ठीक है जी। अब ईच नॉन की फील्ड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी कैंडिडेट की। बच्चों कैंडिडेट की मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैंडिडेट की वो होती है कि जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी रिकॉर्ड को। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ नॉन की फील्ड वो होती हैं, आपको पता है, जो कि किसी सूरत भी कोई की नहीं बन सकती, उनको हम लोग नॉन की फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट है, तो ये एक नॉन की फील्ड यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। तो नॉन की फील्ड जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होनी चाहिए तमाम की तमाम कैंडिडेट की इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम प्राइमरी की तो बात नहीं कर रहे, अभी हम लोगों ने सेलेक्ट की ही नहीं है प्राइमरी की। उसका मतलब है जितनी भी कैंडिडेट्स की हैं, कैंडिडेट कीज हैं, उनके ऊपर ये फंक्शनली डिपेंडेंट करे। यानी फंक्शनली डिपेंडेंसी का मतलब ये कि अगर आप उस कैंडिडेट की वैल्यू आपको मालूम है, तो आप लोग बाकी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को ले सकें। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अब हम लोग इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आपको पता है तीन नॉर्मल फॉर्म्स आती हैं जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आएगी, जिसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश है कि आप लोगों को अगर आप लोगों को पहले ये चीज़ें आती हैं तो रिवाइज हो जाएंगी, और आप लोग इंशाल्लाह कुछ नया भी इसमें सीखेंगे। नो मल्टाई वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, बच्चों कोई मल्टाई वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है जी। देन हमारे पास एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज अटोमिक, तमाम की तमाम एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो अटोमिक होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर हमारे पास ये जितने भी रिलेशन हैं जिनकी हम लोग अब आगे बात कर रहे थे, ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर चुके होते हैं, क्योंकि ना इनमें कोई ना कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, और ना ही कोई इसके अंदर जो और दूसरा हमारे पास तमाम की तमाम एटॉमिक वैल्यूज इसके अंदर मौजूद होती हैं हर एट्रीब्यूट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी रिलेशन है बच्चों, मैंने आपको शायद आपको याद हो कि मैंने आपको पहले बताया कि एक टेबल होता है। टेबल जो है वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया जो कि वो आपके इस वक्त सामने मेंशन है कि उसके अंदर मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उस टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हूँ, तो हम उसको क्या कह लेते हैं कि वो रिलेशन बन जाता है। तो जितने भी टेबल जिनको हम लोग रिलेशन कहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर चुके होते हैं। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई जी। हम इसको मज़ीद इस पे टाइम नहीं लगाते, इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें ज़रा टेबल। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए टेबल, तो हमारे पास ऑर्डर, ये दो बेसिकली यहाँ पे थीम मर्ज हुए हुए हैं। एक हमारे पास ऑर्डर है और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों दो रोज हैं जो कि ऑर्डर के मुतलका रोज हैं। ठीक है, 1006 और 1007। जबकि प्रोडक्ट के मुतलका देखें तो 4, 5, 7, 11 और ये जहाँ पे 4 है,
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डुप्लीकेशन भी मौजूद है। ठीक है जी। लेकिन डुप्लीकेशन इन सेंस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी, इनके प्रोडक्ट आईडी जो है वो उसकी डुप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी जो आगे ऑर्डर्ड क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तो इसको देखते हैं मजीद। ठीक है जी, इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या ये रिलेशन है? ये रिलेशन नहीं है। वजह क्या है बच्चों? एक रो के अगेंस्ट, ये एक रो है, इस रो के अगेंस्ट यहाँ पे कितने यहाँ पे मौजूद हैं जी? 4। ये मल्टाई वैल्यूड है। ठीक है जी, ये मल्टाई वैल्यूड है, ये 4। और इस एक रो के अगेंस्ट आगे फिर मजीद 2 हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये भी मल्टाई वैल्यूड है। तो इसको हम लोग जो है रिमूव किस तरीके से करेंगे, ये देखें। इसका रिमूवल कैसे करेंगे? यही सारी की सारी वैल्यूज हम लोग क्या कर दें, इनके अंदर भी लिख दें। इसके अगेंस्ट भी लिख दें, फिर इसके अगेंस्ट भी लिख दें। ठीक है जी। और ये वाली वैल्यू भी हम लोग इसके अगेंस्ट लिख दें, यानी कि यही वैल्यूज जो है सेम इधर रिपीट करके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम है, यहाँ पे भी ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके अगेंस्ट। तो ये देखें, ये वही चीज़ बन गई हमारे पास। ये देखें 1006, 1006, 1006 और देन 1007। ये देखें बिल्कुल बाकी सारी की सारी चीज़ें ये देखें ये सेम है। हम लोगों ने डुप्लीकेशन यहाँ पे की है ताकि हम लोग इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जा सकें। और वो क्या है कि नो मल्टाई वैल्यूड, मल्टाई वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मल्टाई वैल्यूड खत्म हो गई है। हर रो जो है वो हमारे पास जो है वो किसी भी रो के अंदर जो है मल्टाई वैल्यूड यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो एटॉमिक वैल्यूज भी हैं और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी है जो कि अब ये प्रोडक्ट आईडी जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है प्रोडक्ट को। इसको ज़रा समझिएगा। प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोडक्ट फिनिश, उसके बाद यूनिट प्राइस, और उसके बाद हमारे पास ये जो है इन 3 चीज़ों को ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। जब कि ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर इसको अकेले को देखा जाए तो ऑर्डर डेट। ठीक है जी, ऑर्डर डेट को। और अगर हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी को देखना चाहें तो ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के दोनों मिलके हमारे पास आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसको? ऑर्डर क्वांटिटीज को। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ समझानी थी। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि कितने थीम यहाँ पे मर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ अनोमलीज आ सकते हैं। यहाँ पे अनोमली आ सकती है कि मसलन आप लोगों ने 1008 जो है वो डेटा को यानी कि ऑर्डर आईडी जो है वह यहाँ पे ऐड करनी है, और यहाँ पे आप लोग ऑर्डर डेट लिखते हैं। ठीक है जी, कस्टमर और ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते हैं, और लेकिन आप प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आप लोगों के पास वो है या नहीं है। दिस इज ए रिलेशन बट नॉट ए वेल स्ट्रक्चर्ड वन। जो कि वेल स्ट्रक्चर की हम लोग बात की थी कि हाँ ये डिकम्पोज उसको करना चाहिए स्मॉलर में, और उसके अंदर मल्टीपल जो है थीम मर्ज नहीं होने चाहिए, जो हम लोगों ने पीछे उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझा है। ठीक है जी। अच्छा, अनोमलीज इन दिस टेबल, इस टेबल में अनोमली क्या क्या आ सकती है बच्चों? सबसे पहले इंसर्शन अनोमली, अगर नई प्रोडक्ट आप लोग उसमें जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, इज ऑर्डर्ड फॉर ऑर्डर 1007 ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, कस्टमर डाटा मस्ट बी री एंटर्ड काजिंग डुप्लीकेशन। यही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि यहाँ पे अगर आपने कोई नया कस्टमर आपके पास आ जाता है तो कस्टमर को आप लोग ऐड करते वक्त आपको ऑर्डर आईडी, उसका ऑर्डर डेट, हालांकि उसने ऑर्डर नहीं किया, आप जस्ट उसको डेटा को सेव करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट भी मेंशन करनी पड़ रही है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मुमकिन है उसने कोई आपको भाई ऑर्डर ही नहीं दिया, लेकिन आप सिर्फ उस कस्टमर को उसके डेटा को महफूज करना चाहते हैं, फॉर फ्यूचर आप लोग उसको कहीं पे यूज करना चाहते हैं, तो दिस दिस विल कॉज अनोमली। ठीक है जी, इसकी वजह से अनोमली आ सकती है। अच्छा जी, इंसर्शन अनोमली ये बेसिकली होगी। और उसके बाद दूसरी अनोमली हमारे पास डिलीशन है। इफ वी डिलीट द डाइनिंग टेबल फ्रॉम ऑर्डर 1006 वी लूज इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दिस आइटम फिनिश एंड प्राइस। जरा यहाँ पे देखें तो अगर आप लोग डाइनिंग का यहाँ पे डेटा जो है वो डिलीट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जी डाइनिंग का जो डेटा है वो हमारे पास है जी, यहाँ पे है। ठीक है जी, लेट मी चेक इट अगेन।
ये हमारे पास है जी ऑर्डर 1006, ठीक है, ऑर्डर 1006। तो वो है जी हमारे पास ये 1006 है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डाइनिंग टेबल का है, तो अगर हम डाइनिंग टेबल का डेटा जो है वो डिलीट करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये भी सारा डाटा हमें डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है जी। सो बच्चों यहाँ पे तीनों किस्म की अनोमलीज जो हैं वो आ सकती हैं आपके सामने। इंसर्शन की बात की, इसके बाद अब देखें अगर अपडेट मॉडिफिकेशन की अनोमली अगर यहाँ पे देखें तो वो ये आ सकती है कि यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पे ये मैं इस कस्टमर का एड्रेस जो है ये चेंज करता हूँ, ये जो क्या नाम है इसका, कस्टमर का नेम फर्नीचर गैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बोल्डर सीओ इसका एड्रेस जो है वो चेंज कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है वहाँ वहाँ पे हमें जाके चेंज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन एनॉमली। और अगर हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 है, इसको हम लोगों ने डिलीट करना है इस रिकॉर्ड को, तो ये साथ ही हमारे पास इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। या फिर हम लोग 107 को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इसके ज़रिए हमारे पास ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास ये भी डिलीट हो जाएगा, जो कि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं है। तो बच्चों इन टेबल्स के अंदर ये सारी की सारी अनोमलीज हैं। ये अनोमलीज इसीलिए जो है एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल थीम्स को यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, और अगर आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इन थीम्स को अलग करना पड़ेगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है जी बच्चों? सबसे पहली बात तो ये है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों ये है कि आपने उसमें से एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एंटायर प्राइमरी की। जरा बात को आपने समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये टेबल था, यहाँ पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं था। मसलन कहने से मुराद ये है कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, ठीक है, ये सारे के सारे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए पूरी की पूरी प्राइमरी की के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमें पता ये चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये पार्शली डिपेंड कर रही है प्राइमरी की के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी की दो से मिलके बनी है, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी से मिलके बनी है। लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट आईडी। दैट मीन्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, क्योंकि वो किसी पार्ट का है वो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करना है, और हर नॉन की एट्रीब्यूट जो कि की नहीं है, वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए इंटायर प्राइमरी की के ऊपर, पूरी की पूरी प्राइमरी की के ऊपर। ये ना हो कि आप लोग किसी भी एक दरमियान में एट्रीब्यूट की मदद से दूसरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू निकाल सक रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड बाय द इंटायर की, नॉट बाय ओनली पार्ट ऑफ दैट की। यानी वही बात कि पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मसलन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखें जी, हमारे पास ये अगर ऑर्डर आईडी है तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ऑर्डर डेट को, कस्टमर आईडी को, कस्टमर नेम को, और देन हमारे पास कस्टमर एड्रेस को। जबकि कस्टमर आईडी जो है वो कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस को कर रहा है। प्रोडक्ट आईडी जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश और यूनिट प्राइस, और उसके बाद ऑर्डर आईडी जो है और प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों मिलके हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी बना रहे हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जो ऑर्डर क्वांटिटी है और प्रोडक्ट आईडी है, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, ठीक है। जबकि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश, यूनिट प्राइस, ये सिर्फ प्रोडक्ट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जबकि प्राइमरी की ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से मिलकर बनी थी, और ये सिर्फ उस प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फंक्शनली, जो कि प्रोडक्ट आईडी है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है जी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं होनी चाहिए, तो हमें इसको जो है वो रिमूव करना है।
तो देयर फॉर नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इसीलिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और इवन थर्ड में भी है, क्योंकि इसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी जो है वो रिमूव हो चुकी है। अभी इसके ऊपर अब मजीद मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखें तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये मौजूद है, ये वाला रिलेशन ऑर्डर आईडी। ठीक है जी, इस पे ये कंप्लीटली जो है ये सारा का सारा इस पे डिपेंड कर रहा है ऑर्डर डेट के ऊपर। कस्टमर आईडी जो है वो ऑर्डर आईडी के ऊपर कर रहा है, कस्टमर का नेम जो है उस पर कर रहा है, उसके बाद कस्टमर का एड्रेस जो है वो ऑर्डर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है उस जिसकी मैं अभी आगे फर्दर आगे बात करता हूँ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कोई भी रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें मल्टी वैल्यूड नहीं होती, एटॉमिक वैल्यूज होती हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम तब कहते हैं जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर चुका हो और दूसरा उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद ना हो, यानी कि तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। अभी इसके बाद हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मसलन फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपकी जो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं नॉन की एट्रीब्यूट नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी एक एक आपने एक उसको वो नहीं बनाया, प्राइमरी की नहीं बनाया आपने किसी एट्रीब्यूट को, तो लेकिन उस पे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसकी वजह से, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वहाँ पे मौजूद है। बहुत से बच्चे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी में जो है फ़र्क नहीं कर पाते। मैं अभी इसको बता देता हूँ कि पार्शियल डिपेंडेंसी जब आपके एट्रीब्यूट्स आदि प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसी प्राइमरी की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। जबकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी है जिसमें नॉन प्राइमरी की, ये बात को समझना है, यहाँ पे प्राइमरी की का जिक्र ही नहीं है, यानी कि प्राइमरी की के अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट की जो है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि किसी एक एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू आपके पास है जो कि नॉन प्राइमरी की है, उसकी वजह से आप किसी दूसरी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है जी। uh, यहाँ पे बिकॉज द प्राइमरी की इज डिटर्मिनेंट फॉर अनदर एट्रीब्यूट विच इज टर्न, यहाँ पे इसको ज़रा मैं मज़ीद डिस्कस करता हूँ। ये चीज़ें जी वही हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं जी। यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हुई है। पहले आप लोगों ने देखा था कि ये रिलेशन हमारे पास एक साथ था। ठीक है जी। कस्टमर आईडी जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट था यहाँ पे जो कि नॉन प्राइमरी की था। अगर यहाँ पे हम देखें, ये देखें ज़रा, ये नॉन प्राइमरी की था कस्टमर आईडी, लेकिन नॉन प्राइमरी की के बावजूद ये कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था। ठीक है जी। दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है जी। इसको रिमूव करने का तरीका, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने का तरीका बच्चों ये होता है कि आप लोग एक टेबल को दूसरे टेबल के अंदर जाके उसका फॉरेन की बना देते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑर्डर आईडी, देखें टेबल तो आपके पास ये था ना कि एक था यहाँ पे, ठीक है, और आपको ये कहा गया कि आप लोगों ने जब इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को टेबल्स को अलग करना है, इसमें से दो टेबल्स बनाने हैं, तो आपने एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर जाके आपने क्या बना देनी है, उसको फॉरेन की बना देना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कस्टमर आईडी को आप लोगों ने फॉरेन की बना दिया जहाँ उसमें ऑर्डर के टेबल के अंदर। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने किस टेबल के अंदर जाके दूसरे को हम लोगों ने फॉरेन की बनाना है। मसलन आप लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि कस्टमर वाले टेबल के अंदर, यानी ये इस टेबल के अंदर आप लोग आके ऑर्डर आईडी बना लेते। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमें हमारे पास रिलेशन होता है वन टू मैनी जब आप लोग फॉरेन की बना रहे होते हैं। ठीक है जी, वन टू मैनी आपके पास रिलेशन हो सकता है।
अब यहाँ आप लोगों ने हमेशा मैनी साइड पे जाके फॉरेन की बनानी है, ठीक है जी। जो वन साइड वाला रिलेशन है उसको आप लोगों ने पेरेंट रिलेशन बना लेना है, और जो मैनी साइड वाला रिलेशन है उसको आप लोगों ने जो है वो अ, उसको आप लोगों ने वहाँ पे फॉरेन की बना देना है, उसकी प्राइमरी की को। जैसे यहाँ पे हमारे पास वन कस्टमर कैन ऑर्डर मल्टीपल आइटम्स, ठीक है, उसके मल्टीपल ऑर्डर वो कर सकता है। उसका ऑर्डर आईडी एक वन हो सकता है, एक ऑर्डर आईडी टू हो सकता है। एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर मुमकिन है उसने 5 ऑर्डर किए हों, तो उसको 5 ऑर्डर जो हैं वो होंगे यहाँ पे। तो जो मैनी साइड है वहाँ पे आप लोग फॉरेन की हमेशा बनाएंगे, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और जो वन साइड है वहाँ पे आप लोगों ने उसकी वो पेरेंट रिलेशन कहलाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे जाके फॉरेन की आप लोग बनाते हैं वो चाइल्ड रिलेशन कहलाता है, और जिसकी आती है उसको आप लोग पेरेंट रिलेशन कहते हैं। तो इस सेंस में हमारे पास कस्टमर जो है वो पेरेंट रिलेशन है, जबकि चाइल्ड रिलेशन क्या है, हमारे पास ऑर्डर है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी तो रिमूव आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से आप लोगों ने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव कर दी, तो दोनों रिलेशन इस वक्त थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो अब आपके पास 10 कस्टमर हों, ठीक है, या 5 कस्टमर हों, तो वहाँ से आप लोग उसको ऑर्डर आईडी उसके अंदर वैल्यूज दे के तो उसको आप लोग अनोमलीज से बच सकते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे रिमूव की। तो यहाँ तक बच्चों हमारा टॉपिक था नॉर्मलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।